पेंक्रियाज करते हैं। पेंक्रियाज जो है वो पार्शली एक्सोक्राइन होता है, पार्शली जो है वो एंडोक्राइन होता है, सीरस एक्नाई होता है। इसमें जो है वो ट्यूब्यूलो एल्व्यूलर सीरस ग्लैंड होता है, ये कैप्सूल की फॉर्म में डेलिकेट होता है। सेप्टा जो है वो ग्लैंड तक जाता है और लोब्यूल्स के अंदर इसको डिवाइड करता है। सेंट्रो एकिनर सेल्स होते हैं और सिक्रेटरी सेल्स होते हैं जिनको पेंक्रियाटिक एकिनाई कहते हैं। वाटरी और कार्बोहाइड्रेटिक इन नेचर होते हैं। थिकर सिक्रेटरी सेल्स जो हैं वो थिकर होते हैं और एंजाइम जो हैं वो सिक्रेट करते हैं। सेग्रीगेशन ऑफ एकिनाई और आइलेट्स, उसको हम जो है वो आइलेट्स कहते हैं, और आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स जो हैं वो हमने पढ़ने हैं। ट्यूबुलर डक्ट्स जो हैं वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम से जो है वो लाइन हुई होती हैं। हमारे पास जो है वो 3 तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, मेन अल्फा, बीटा और डेल्टा। अल्फा सेल्स जो हैं वो ग्लूकागोन सिक्रेट करते हैं और 20% सिक्रेशन होती है। बीटा सेल्स जो हैं वो इंसुलिन सिक्रेट करते हैं, 70% सिक्रेशन होती है, और डेल्टा सेल्स जो हैं वो गैस्ट्रिन सिक्रेट करते हैं, सोमेटोस्टेटिन, और ये ऑलमोस्ट 7 to 10% जो है वो सिक्रेशन कॉज करते हैं। फिर पीपी सेल्स हमारे पास जो होते हैं वो कंटेन्स पेप्टाइड्स प्रेजेंट इन हेड एंड नेक ऑफ द पेंक्रियाज। इस तरह से हमारे पास पेंक्रियाज की अगर हम हिस्टोलॉजी देखें तो यहाँ पे हमारे पास आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स है, यहाँ पे ये तीनों सेल्स प्रेजेंट होते हैं, अल्फा, बीटा और डेल्टा। और ये हमारे पास इंटरट्यूबुलर डक्ट्स प्रेजेंट हैं, और ये सीरस एक्नाई जो हैं लोब्यूल्स के अंदर जो हैं वो प्रेजेंट हैं। इंसुलिन हमने करना है। इंसुलिन जो है हमारे पास पेप्टाइड हार्मोन है और पेंक्रियाज के बीटा सेल से रिलीज होती है। इसका हमारे पास जो स्टिमुलस है वो हाइपर ग्लाइसीमिया होता है। इसकी सिंथेसिस हम देखते हैं कि प्रोटीन इन नेचर होती है ये, क्योंकि पेप्टाइड हार्मोन है। और इसकी सिंथेसिस हम देखें कि किस तरह से इसकी सिंथेसिस होती है। हमारे पास ये बीटा सेल प्रेजेंट है। बीटा सेल जो है उसके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रो प्री इंसुलिन प्रेजेंट होती है, इसकी क्लीवेज होती है। सेल्स जो हैं वो जाते हैं प्री सिग्नल में कन्वर्ट होती है, प्री सिग्नल जो है वो उसको मजीद प्रो इंसुलिन में कन्वर्ट करते हैं। प्रो इंसुलिन जो है वो सिक्रेटरी ग्रैनुल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है सेल के अंदर, और जब उसको सिग्नल आता है तो उसकी क्लीवेज होती है और एक्सोसाइटोसिस हो जाती है वो इंसुलिन की फॉर्म में, और इंसुलिन और उसके साथ जो है वो पेप्टाइड सी रिलीज होता है। इंसुलिन और सी पेप्टाइड जो है वो इंसुलिनोमा में और सल्फोनाइल यूरिया के अंदर जो है वो इंक्रीज होता है, जबकि जो एक्सोजेनस इंसुलिन है उसके अंदर सी पेप्टाइड हमारे पास जो है वो नहीं होता। फंक्शंस देख लेते हैं, हमारे पास फंक्शंस क्या क्या हैं। हमारे पास इंसुलिन के फंक्शन जो हैं ये ग्लूकोज की अब ट्रांसपोर्ट को इंक्रीज करवाता है स्केलेटल मसल्स के अंदर, एडिपोज टिश्यू के अंदर, लिवर के अंदर जो है वो सिंथेसाइज करवाएगा ग्लाइकोजन को और स्टोरेज करवाएगा उसकी, ट्राइग्लिसराइड्स की सिंथेसिस करवाएगा, सोडियम रिटेंशन करवाएगा किडनी के अंदर, मसल्स में प्रोटीन सेंसिस कराएगा, पोटासियम और अमाइनो एसिड जो है उसकी सेलुलर अपटेक जो है वो इंक्रीज करा देगा, ग्लूकागोन की रिलीज को कम कराएगा, लाइपोलाइसिस जो है वो उसको कम करवाएगा एडिपोज टिश्यू के अंदर, और हमारे पास जो इंसुलिन है वो प्लेसेंटा को जो है वो क्रॉस नहीं करती। अब हम इसको देखते हैं कि किस तरह से ये रेगुलेट होती है, और क्वेश्चन देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स वगैरह पे इसके किस तरह के मैकेनिज्म है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे इंसुलिन जो है वो क्या करती है, टायरोसिन काइनेज मैकेनिज्म है। हमारे पास हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है तो उस टाइम इनहिबिट करती है ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन को बाय इनहिबिटिंग फॉस्फोराइलेज, प्रमोट करती है फैसिलिटेट डिफ्यूजन ऑफ ग्लूकोज सेल्स के अंदर, ठीक है। ग्लूकोकाइनेज एंजाइम को एक्टिवेट करके जो कि फॉस्फोराइलेट करता है ग्लूकोज को और उसको सेल के अंदर रखता है। ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को इंक्रीज करवाएगी, ठीक है, ग्लाइकोजन सिंथेटेज एंजाइम के जरिए से। यूटिलाइजेशन को जो है वो प्रमोट करवाएगी, कन्वर्ट करवाएगी एक्सेस लिवर ग्लूकोज को फैटी एसिड्स के अंदर, ग्लूकोनियोजेनेसिस को लिवर के अंदर इनहिबिट करवाएगी। इंसुलिन जो है वो हमारे पास ग्लूकोज स्टोरेज करवाती है आफ्टर मील, एंड दिस ग्लूकोज इज रिलीज बिटवीन मील्स एंड व्हेन देयर इज नो इंसुलिन, जब इंसुलिन नहीं होती तो उस टाइम पे ये ग्लूकोज जो है वो रिलीज होता है। फैट मेटाबॉलिज्म में ये क्या करवाती है कि फॉर्म फैटी एसिड्स फ्रॉम एक्सेस लिवर ग्लूकोज, जो एक्सेस प्रेजेंट होता है उससे फैटी एसिड्स बना देती है बाय एक्टिवेटिंग किस तरह से एसिटाइल एस को ए कार्बोक्सिलेज एंजाइम के जरिए से। फैटी एसिड जो हैं वो यूटिलाइज होते हैं ट्राइग्लिसराइड्स बनाने के लिए और एडिपोज टिश्यू में स्टोर करवाती है। ग्लूकोज जो है वो एडिपोसाइड्स के अंदर एंटर होता है और ग्लिसरॉल का जो पोर्शन है वो प्रोवाइड करता है ट्राइग्लिसराइड्स के बनने में। इनहिबिट करवाती है हाइड्रोलाइसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स इन फैट सेल्स बाय इनहिबिटिंग हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज।
प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में क्या करवाती है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाती है अमीनो एसिड्स की सेल्स के अंदर, जैसे वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन जो है वो बना सकें। ट्रांसक्रिप्शन को जो है प्रोमोट कराती है ताकि मैसेंजर आरएनए जो है वो ज़्यादा बन सकें। इनहिबिट करवाती है प्रोटीन के कैटाबॉलिज्म को और इनहिबिट करवाती है ग्लूकोनियोजेनेसिस को अमीनो एसिड से। ग्रोथ पे क्या इफेक्ट होता है कि इंसुलिन जो है वो इस तरह से सिनर्जिस्टिकली ग्रोथ हार्मोन के साथ वर्क करती है टू प्रमोट ग्रोथ बाय प्रोटीन फॉर्मेशन। रेगुलेट किस तरह से करेगी हमारे पास स्टिमुलेटिंग फैक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो तो हाइपरग्लाइसीमिया है, फिर बाकी फ्रुक्टोज, मेनोज, अमीनो एसिड्स वगैरह, कीटोन्स, हार्मोन्स, ग्लूकागोन, ग्रोथ हार्मोन, कोर्टिसोल, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और जेटी हार्मोन्स वगैरह। इंक्रीज ब्लड, अगर फ्री फैटी एसिड जो है वो इंक्रीज हुए, पैरासिम्पथेटिक स्टिमुलेशन, ठीक है, स्टाइलकोलिन, बीटा एड्रीनर्जिक स्टिमुलेशन, इंसुलिन रेजिस्टेंस या ओबेसिटी में सल्फोनाइल यूरिया ड्रग्स वगैरह, ग्लाइबुराइड, टोलब्यूटामाइड वगैरह। इनहिबिटिंग फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स की सिक्रेशन को इनहिबिट करते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया अगर हो जाए, स्टार्वेशन हो जाए, एक्सरसाइज, स्ट्रेस, सोमेटोस्टेटिन जो है एड्रिनर्जिक एक्टिविटी और लेप्टिन, इन सब के दौरान जो है वो इसकी इनहिबिशन हो जाती है। देखते हैं इसकी ग्लूकोज जो है वो मेन रेगुलेटर होता है इंसुलिन रिलीज़ का, ठीक है। जब इंक्रीटेंस की वजह से इंसुलिन रिस्पांस जो है वो ज़्यादा इंक्रीज तब होती है, इंक्रीटेंस की वजह से ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड होते हैं, ठीक है। ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड विच आर रिलीज आफ्टर मील, जो कि खाने के बाद जो है वो रिलीज होते हैं एंड इंक्रीज और बीटा सेल की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करवाते हैं। रिलीज डिक्रीज बाय अल्फा टू, इंक्रीज बाय बीटा टू स्टिमुलेशन। ग्लूकोज जो है वो सबसे पहले हमारे पास इंसुलिन जो है वो बाइंड करती है रिसेप्टर्स के साथ, टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी होती है, वहाँ से इंड्यूसिंग ग्लूकोज अपटेक, करियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट इनटू इंसुलिन डिपेंडेंट टिश्यू, और उसके बाद जो है वो जीन ट्रांसक्रिप्शन होती है। फिर हमारे पास थर्ड स्टेप ये होता है कि ग्लूकोज जो है वो बीटा सेल के अंदर एंटर होता है, जिसकी वजह से एटीपी जनरेटेड फ्रॉम ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म से जो एटीपी जनरेट होती है ना वो ज़्यादा हो जाती है। कैल्शियम चैनल्स को बंद करती है और डीपोलराइज कर देती है बीटा सेल की मेम्ब्रेन को। वोल्टेज गेटेड जो कैल्शियम चैनल्स होते हैं वो अंदर आना शुरू हो जाते हैं। जब कैल्शियम अंदर आना शुरू हो जाता है तो इंसुलिन जो है वो बाहर जाना शुरू हो जाता है, उसकी स्टिमुलेशन होती है। यहाँ पे जैसे हमारे पास है कि यहाँ पे टायरोसिन फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस हुआ, इधर पे हमारे पास जो है वो वेजिकल्स के अंदर बन गई। फिर यहाँ पे ये होता है कि अब ग्लूकोज एंटर हुआ, ग्लूकोज जो है जब ग्लूकोज एंटर हुआ, ग्लूकोज जब आया तो उसने ग्लाइकोलाइसिस हुई, ग्लाइकोलाइसिस से जो है वो हमारे पास एटीपी एडीपी में जो रेशियो थी वो इंक्रीज़ हो गई। इंक्रीज़ होगा तो उसके बाद क्या होगा कि इंक्रीज़ होगी एटीपी सेंसिटिव जो पोटासियम चैनल्स हैं ना वो बंद हो जाएंगे। जब वो बंद हो जाए डीपोलराइजेशन होती है। डीपोलराइजेशन जो है वो जैसे ही कैल्शियम चैनल्स अंदर आएंगे डीपोलराइजेशन होगी। डीपोलराइजेशन के बाद फ़ौरन से जो है कैल्शियम इन्फ्लक्स होगा। जब कैल्शियम इन्फ्लक्स होगा तो हमारे पास इंट्रासेलुलर कैल्शियम ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा होगा तो एक्सोसाइटोसिस ऑफ इंसुलिन, जो ग्रैनुल्स की फॉर्म में इंसुलिन होती है, वो फ़ौरन से जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगी और ब्लड वेजल्स के अंदर जो है वो चली जाएगी। इसी तरह से हमारे पास ग्लूकागोन आता है, ये भी पेप्टाइड इन नेचर होता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि साइक्लिन एएमपी मैकेनिज्म में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे क्या होता है कि हाइपरग्लाइसेमी को तो प्रमोट करता है, को जीनोलाइसिस को इन लीवर के अंदर एक्टिवेटिंग बाय फॉस्फोराइलेज तो प्रमोट ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है उसको प्रमोट करता है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि अमाइनो एसिड्स को यूज़ करता है फ्रॉम एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यू, तो प्रमोट करता है अमाइनो एसिड की एंट्री को हिपैटिक सेल्स में ताकि वहाँ पर ग्लूकोनियोजेनेसिस हो सके। फैट मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि मोबिलाइज फैटी एसिड्स फ्रॉम एडिपोज टिश्यू से बाय एक्टिवेटिंग एडिपोज सेल लाइपेज, ये इस एंजाइम को जो है वो एक्टिवेट करता है। इनहिबिट करता है ट्राइग्लिसराइड्स की स्टोरेज को लीवर के अंदर, तो प्रोमोट करता है यूटिलाइजेशन ऑफ फ्री फैटी एसिड्स एनर्जी के लिए। प्रोमोट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस को ग्लिसरोल से। फिर अदर फैक्ट्स क्या हो सकते हैं कि हार्ट की स्ट्रेंथ को ज़्यादा करवाता है, बाइल की सिक्रीशन को ज़्यादा करवाता है और इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को। रेगुलेशन किस तरह से होती है? स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स, अगर हाइपोग्लाइसीमिया हो तो स्टिमुलेट हो जाता है। इंक्रीज अमाइनो एसिड कंसंट्रेशन, स्पेशली एलानिन और आर्जिनिन वगैरह। एक्सरसाइज और स्ट्रेस की में स्टारवेशन और माल न्यूट्रिशन में भी। इनहिबिटिंग फैक्टर्स जो हैं कौन कौन से? हाइपरग्लाइसीमिया हो जाए तो इनहिबिट हो जाएगा हाइपरलाइपिडीमिया, कीटोनीमिया और सोमेटोस्टेटिन वगैरह। जो सोमेटोस्टेटिन है वो जो है डेल्टा सेल्स और फ्लैंगरहैंस सेल से जो है वो रिलीज़ होते हैं। इसकी नेचर जो है वो हमारे पास सेम एज ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन ऑफ हाइपोथैलेमस की तरह से है।
एक्शन क्या है, ये इंसुलिन और ग्लूकागोन की सिक्रेशन को डिक्रीज करता है, स्टमक की ड्यूडेनम और गॉल ब्लैडर की मोटेलिटी को डिक्रीज करता है, सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन इन जीआईटी फैक्टर्स इंक्रीजिंग इट। जो कौन कौन से फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो इसकी सिक्रेशन को इंक्रीज करते हैं, सिक्रेशन को बढ़ाते हैं, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज जो है, इंक्रीज अमाइनो एसिड, इंक्रीज फैटी एसिड, या फिर जीआईटी हार्मोन्स वगैरह जो हैं वो इंक्रीज हो जाएं। हमारे पास कुछ ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जैसे इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स, और कुछ जो है वो इंसुलिन इंडिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। इसमें जो है वो GLUT4 आता है, एडिपोज टिश्यू स्ट्राइडेड मसल एक्सरसाइज जो है वो भी इंक्रीज करवाते हैं GLUT4 की एक्सप्रेशन को। जो इंसुलिन इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर्स होते हैं ना, वो GLUT1 GLUT2 GLUT3 और 5 होते हैं। GLUT1 में हमारे पास आरबीसीज, ब्रेन, कॉर्निया और प्लेसेंटा वगैरह में होते हैं। GLUT2 जो है वो बीटा आइलेट सेल्स पे, लिवर, किडनी, जीआई ट्रैक में। फिर GLUT3 जो है वो ब्रेन और प्लेसेंटा में फिर से, और GLUT5 जो है वो स्पर्मेटोसाइट्स, जीआई ट्रैक और सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर्स जो है वो किडनी और स्मॉल इंटेस्टाइन पे होते हैं। ब्रेन जो है वो ग्लूकोज तब यूज़ करता है मेटाबॉलिज्म के लिए, लेकिन कीटोन बॉडीज़ वो तब यूज़ करेगा जब स्टार्वेशन होती है। आरबीसीज जो है वो ग्लूकोज इस्तेमाल करता है, मतलब आरबीसीज जो है वो ग्लूकोज यूज़ करता है जब माइटोकॉन्ड्रिया उसके पास एनर्जी के लिए नहीं होता फॉर एरोबिक मेटाबॉलिज्म के लिए। ब्रिक इससे हम याद कर सकते हैं कि इंसुलिन इंडिपेंडेंट ग्लूकोज कौन कौन से हैं, अपटेक ग्लूकोज अपटेक कौन कौन सी हैं। ब्रेन आरबी मतलब ब्रेन में, आरबीसीज में, इंटेस्टाइन्स में, कोर्निया में, किडनी में, लिवर, आइलेट, बीटा सेल्स के अंदर, प्लेसेंटा और स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर। डायबिटीज़ मेलाइटिस हमने करना है डिमिनिश या फिर लैक ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन अगर बीटा सेल से हो तो हम उसको जो है वो डायबिटीज़ मेलाइटिस कहते हैं। दो तरह की टाइप्स हैं हमारे पास डायबिटीज़ मेलाइटिस की, एक टाइप 1 है और दूसरी जो है हमारे पास टाइप 2 है। जो टाइप 1 है वो इंसुलिन डिपेंडेंट है, और जो टाइप 2 है वो हमारे पास जो है वो इंसुलिन इंडिपेंडेंट है। जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस है, इसमें हमारे पास क्या होता है कि लैक ऑफ इंसुलिन, यानी इंसुलिन होती ही नहीं है, और पेशेंट जो है वो डिपेंड करता है इंजेक्टेड इंसुलिन से। लाइफ के पहले ही हिस्से में ये हो जाती है, ठीक है, और लेकिन किसी भी हिस्से में हो सकती है, बट मोस्टली ये होता है कि ये अर्ली एज में हो जाती है। कॉज किस इसकी कॉजेज़ हमारे पास क्या है कि हमारे पास डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स बाय एंटीबॉडीज़। इसमें जो है वो ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से जो है वो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस होती है। डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स बाय वायरल डिजीज़ भी हो सकता है। जो दूसरी हमारे पास इंसुलिन इंडिपेंडेंट है, ये क्या होता है, इसमें हमारे पास सीरम इंसुलिन लेवल जो है वो ही कम होता है, तकरीबन 60% जो है वो ओबीज पीपल के अंदर ये होता है। ओबेसिटी में हमारे पास क्या होता है कि बीटा सेल्स जो हैं वो लेस रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल के, तो ओबेसिटी जो है वो कम कर देती है इंसुलिन रिसेप्टर्स को, ताकि इंसुलिन जो है वो टारगेट सेल्स तक पहुँच ही ना सके। इसका हम डिफरेंस अब देखते हैं कि हमारे पास टाइप 1 और टाइप 2 में हमारे पास क्या डिफरेंस है, जैसे कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं। यहाँ पे हमारे पास एज जो है वो कब होती है, ये मोस्टली लेस देन 20 ईयर्स में होते हैं, और ये जो है वो 40 ईयर्स, मोर देन 40 ईयर्स जो है उसमें होती है। यहाँ पे बॉडी मास जो है वो आपका लो होता है या फिर नॉर्मल होता है, लेकिन यहाँ पे इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस में ओबीज पीपल में ओबीज होगा, ठीक है, ओबेसिटी होगी। प्लाज्मा इंसुलिन जो है वो टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर कम होती है या फिर एब्सेंट होती है, लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस है इसके अंदर नॉर्मल भी हो सकती है और हाई भी हो सकती है। फिर प्लाज्मा अगर ग्लूकागोन देखें तो इसमें हाई होता है और सप्रेस किया जा सकता है, लेकिन इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस में जो है वो एक हाई तो होता ही होता है, लेकिन रेजिस्टेंस होती है और हम इसको सप्रेस जो है वो नहीं कर सकते। प्लाज्मा ग्लूकोज जो है वो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस में इंक्रीज़ हुआ होता है और टाइप 2 में, दोनों में इंक्रीज़ होता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है वो इसमें तो नॉर्मल होती है इंसुलिन डिपेंडेंट में, और जो टाइप 2 में उसमें जो है वो रिड्यूस्ड हुई, तो इसकी तो कॉज ही ये है कि इनसेंसिटिविटी हो जाती है। थेरापी जो है वो इसमें हम इंसुलिन देंगे इंसुलिन डिपेंडेंट वाले में, और जो इंसुलिन इंडिपेंडेंट है उसमें हम जो है वो वेट लॉस करवाएंगे, मेटफॉर्मिन देंगे, सल्फोनाइल यूरियाज देंगे, इंसुलिन वगैरह देंगे। सिम्टम्स आती हैं और ये ए से लेके जी तक सिम्टम्स होती हैं। ए से एसिडोसिस, बी से ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो हमारे पास हमेशा ब्लड ग्लूकोज लेवल है हमेशा राइज हो जाता है, और मोस्टली होता है कि 300 से 1200 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर भी पहुंच जाता है। सी से कोमा या फिर सर्कुलेटरी शॉक हो सकता है। डी से डिहाइड्रेशन, ई से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस,
एफ से हमारे पास जो है वो फैटी लीवर आएगा इसमें। जी से ग्लूकोज यूरिया। एच से हमारे पास जो है वो हाइपरग्लाइसीमिया, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो ज़्यादा हुआ है इसके अंदर। जे से हमारे आई से हमारे पास जो है वो इंसुलिन लैग, एक के अंदर तो इंसुलिन बिल्कुल ही नहीं होती और दूसरे में जो है वो इनसेंसिटिविटी या फिर रेजिस्टेंस होती है। जे से जुवेनाइल डायबिटीज़, जो हमारे पास इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ होती है वो या इसमें आएगी। के से इसमें हमारे पास एक ख़ास तरह की जो है वो रेस्पिरेशन, जिसको हम कुस्मल रेस्पिरेशन या फिर रैपिड और डीप ब्रीथिंग भी कहते हैं, वो होती है। लिपोलाइसिस होगी इसमें और लैक ऑफ एनर्जी भी हो सकती है, दोनों चीज़ें एल से आएंगी। एम से मसल वीकनेस होगी, मसल वीकनेस और मसल वेस्टिंग दोनों चीज़ें आएंगी। एन से न्यूरोपैथी होगी, इसमें उसकी कॉम्प्लिकेशंस में जो है वो आएंगी। ओ से ओबीज पीपल जो हैं उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस के। पी से पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, पोलीफेगिया। क्यू से हमारे पास जो है वो क्वांटिटी ऑफ यूरिन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, तो इसको हम इस तरह से याद रख लेंगे कि हमारे पास होगी तो पोलीयूरिया, बट क्वांटिटी ऑफ यूरिन जो है वो ज़्यादा होगा। आर से फिर रेटिनोपैथी, ये भी इसकी कॉम्प्लिकेशन आएगी। एस से स्किन इन्फेक्शंस जो हैं वो हो सकते हैं और ज़्यादा जो है वो सेंसिटिव होता है इंसान। टी से थर्स्ट इंक्रीज हो जाएगी। यू से हमारे पास जो है वो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। हमारे पास जो दूसरी डायबिटीज़ इंसिपिडस थी उसके अंदर ये होता था कि यूरिन और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो कम हो जाती थी, लेकिन इसके अंदर जो है हमारे पास यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो ज़्यादा होगी। वी से वस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होंगी, जैसे अथीरोस्क्लेरोसिस या आर्टीरियोस्क्लेरोसिस वगैरह। डब्ल्यू से इसमें वेट लॉस होगा। और एक्स वाई जी से जो हमारे पास और भी आ सकती हैं कि इम्पोटेंसी हो सकती है, डायरिया हो सकता है, या कोई और जो या फिर कोई और अंडरलाइन कॉज हो सकती है। डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस को? हमारे पास 3-4 जो टेस्ट होते हैं। एक हमारे पास यूरिनरी शुगर देखेंगे, नॉर्मल यूरिन कंटेन्स अनडिटेक्टेबल ग्लूकोज, लेकिन डायबिटीज़ मेलाइटस में हमारे पास जो है वो ग्लूकोज इंक्रीज़ हुआ होगा यूरिन सिक्रीशन के अंदर। फिर दूसरा फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल है, इसमें ये क्या होता है कि खाने के 8 घंटे के बाद जो है वो हम ये टेस्ट करवाते हैं। नॉर्मल वैल्यू जो है वो 65 से 85 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ब्लड आता है, लेकिन डायबिटीज़ मेलाइटस में फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो है वो क्या होता है कि जब एक नॉर्मल पर्सन कोई इंजेस्ट करता है जब कोई नॉर्मल पर्सन इंजेस्ट करता है 1 ग्राम ग्लूकोज पर किलोग्राम ऑफ द बॉडी वेट, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो राइज करते हैं 120 से 140 और फॉल कर जाते हैं नॉर्मली 2 घंटे के अंदर। लेकिन डायबिटीज़ मेलाइटिस में ये होता है कि एक तो राइज बहुत ज़्यादा होता है, ग्रेटर देन द नॉर्मल इन ब्लड ग्लूकोज लेवल, और दूसरा ये कि वो 6 से 8 घंटे के बाद जो है वो फॉल आउट करते हैं, और समटाइम्स ये होता है कि फेल्स टू फॉल बिलो द कंट्रोल लेवल। चौथी चीज़ हमारे पास एसीटोन ब्रेथ होता है। डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं उनकी ब्रेथ की एक स्पेसिफिक स्मेल होती है एसीटोन की जैसे, ठीक है, दैट वेपराइजेज इनटू एक्सपायर्ड एयर, जो कि एक्सपायर्ड एयर में जो है वो वेपराइज हो जाती है। कॉजेज सिम्टम्स वगैरह हमने देख ली, डायग्नोसिस भी देख लिया। अब हमारे पास जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन सी आती हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस की? नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइसेशन में ये होता है कि स्मॉल वेजल डिजीज़ और लार्ज वेजल डिजीज़। स्मॉल वेजल डिजीज़ में क्या होता है, डिफ्यूज थिकनिंग होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन की, तो रेटिनोपैथी हो जाएगी, हेमरेज एक्सुडेट्स वगैरह बनेंगे, माइक्रो एनेरिज्म्स होंगे, वेजल प्रोलिफरेशन होगी, ग्लोकोमा बन जाएगा। ग्लोकोमा होगा तो इसके अलावा नेफ्रोपैथी होगी। नोड्यूलर ग्लोमेरुलोसिक्रोसिस होगी तो प्रोग्रेसिव प्रोटीन यूरिया बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया होगा, फिर एसी इनहिबिटर्स और एआरबीज जो हैं वो रीनो प्रोटेक्टिव हो जाएंगे और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हो जाएगा, जिसकी वजह से क्रोनिक किडनी डिजीज़ होगी, हाइपरटेंशन होगी। तो लार्ज वेसल अथीरोस्क्लेरोसिस होगी, क्रोनिक आर्टरी डिजीज़ हो सकती है, पेरिफेरल वास्कुलर ऑक्लूसिव डिजीज़ होती है, गैंग्रीन हो जाएगी, गैंग्रीन की वजह से लिम्ब लॉस हो जाएगा, सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज़ हो सकती है, और मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो है वो मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ है। ऑस्मोटिक
डैमेज होगा, ऑस्मोटिक डैमेज के साथ साथ न्यूरोपैथी होगी और कैटरेक्ट्स हो सकता है। इसके अलावा डायबिटीज़ में इसका ट्रीटमेंट रहेगा, इसका ट्रीटमेंट जो है इसका ट्रीटमेंट रहेगा, इसका ट्रीटमेंट हम फार्माकोलॉजी के अंदर जो है वो डिटेल से करेंगे।